हेलो हाय नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रतीक नायक और आप सबका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर तमिलनाडु बोर्ड की तैयारी शुरू की थी और तमिलनाडु बोर्ड के ऊपर से अशोक के बारे में डिस्कस किया था। तो पिछला सेशन अगर आपको याद होगा तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस और हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि मौर्यन एम्पायर किस तरह से निकल के आया है। ठीक है, तो ये मौर्यस के अंदर हमने देखा था कि समवेयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ 325 बीसी टू द पीरियड ऑफ 185 बीसी पूरी की पूरी अलग अलग प्रकार की इवेंट्स होती है। ये इवेंट्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे मौर्यस सबसे पहले पावर के ऊपर आए हैं। ठीक है, सो वी हैड डिस्कस्ड इन द हिस्टोरिकल पार्ट की हाउ द मौर्यस केम टू पावर। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली किस तरह से पावर के ऊपर आते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बिंदुसार के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि बिंदुसार का इतिहास भी क्या रहता है, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ बिंदुसार। ओके, बिंदुसार के बाद हमने पिछले क्लास के अंदर अशोक के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि अशोक किस तरह से पावर के ऊपर आया, कैसे गवर्नर के रूप में उसने तक्षशिला में काम किया हुआ है। तक्षशिला के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ही वाज आल्सो द वाइसरॉय ऑफ द उज्जैन, दैट इज द अवंती प्रोविंस एज वेल। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अशोक इज नोन फॉर द धम्मा। अशोक ने अपने धम्म को बेसिकली प्रोपोगेट किया। अशोक इज नोन फॉर द एडिक्स। उसने बहुत सारे एडिक्स को इशू करवाया था एक के बाद एक, और ये एडिक्स के बारे में भी हमने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये एडिक्स बेसिकली मूलतः से पिलर एडिक्ट थे। ये एडिक्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो रॉक एडिक्ट देखने को मिलेंगे और ये रॉक एडिक्ट भी बेसिकली दो प्रकार के थे, एक तो थे मेजर रॉक एडिक्स और दूसरे थे माइनर रॉक एडिक्स। ओके, ये मेजर रॉक एडिक्स टोटल 14 है, नंबर इन 14 सर, है ना। तो इसकी संख्या अगर आप गिरोगे तो 14 नंबर की है। There are 14 rock addicts which are located across the country। ये गुजरात से लेके आज के कांधार से लेके मानशेरा शबासगढ़ी से लेके आज के दक्षिण भारत तक आपको देखने को मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो इन द लास्ट सेशन हमने पिछले सेशन के अंदर ये भी चर्चा की थी कि इनके एडिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस रही है। ये जब एडिक्स की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें लैंग्वेजेस क्या यूज की गई है और एडिक्स का सिग्निफिकेंस क्या था। ये जितने भी इंस्क्रिप्शन है अशोक के, इसको बेसिकली डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये वही प्रिंसेप है जिसने मूलतः से हम लोग ये कह सकते हैं कि मौर्यस की एक नई दिशा दी और कहा कि देवम प्रियासी या प्रियदर्शी नाम के जो राजा को हम लोग आज की तारीख में याद करते हैं वो कोई और नहीं पर अशोक खुद ही है सर। ओके, तो इतना पॉइंट हमने देखा था। आज हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन को। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यस। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ इनका डिक्लाइन कैसे हुआ और ओवरऑल इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी उसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे सर। ठीक है, सो इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग ऑन 3 पार्ट्स। वन इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यस, सेकंड पार्ट इज नोन एज द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस एंड थर्ड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट इज द इकोनॉमी ऑफ द मौर्यस एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। मौर्यस का पतन कैसे हुआ, किस तरह से किन किन घटनाएं होती है जिसके थ्रू मौर्यस अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जो है उनका डेसिमेशन हुआ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा के लिए चलते हैं आगे, पर चर्चा करने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी में। तो आप जुड़े हुए हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां आपको बहुत ही इनफैक्ट है ना टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। मैं हिस्ट्री पूरा जीएस ऑप्शनल के साथ पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सीसेट, सबके सब बेहतरीन टीचर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ, अभी आपको काफी डिस्काउंट मिल रहा है। इनफैक्ट है ना यहाँ आपको एक्सटेंशन दी ऑफर भी है। आपको ये कोड यूज करना है PN Live और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो सर। ओके, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, इट इज अप टू यू, बट यू कैन यूज दिस कोड PN Live, यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। है ना, ये कोड के थ्रू हमेशा आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, याद रखना आपके लिए काफी फायदेकारक रहेगा। इनफैक्ट 2024 के लिए हमने नई बैचेस शुरू की है। मेरा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स आ रहा है अभी ही सर। ठीक है ना, आई एम लॉन्चिंग विद आर्ट एंड कल्चर कोर्स ऑफ 2nd of January सर, है ना। 2 जनवरी से आई एम स्टार्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर कोर्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द आर्ट एंड कल्चर कोर्स। ओके, मैं तो आपको वेलकम करूंगा कि आप यहाँ पे ज्वाइन करिए, बहुत ही फायदेकारक आपको रहेगा। बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सर, ओके, तो हिस्ट्री ऑप्शनल का 2nd पेपर सर, है ना, उसका भी 2 जनवरी से ही हम लोग का टाइम शुरू हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर सुबह या शाम को 6 बजे है और हिस्ट्री ऑप्शनल सुबह 8 बजे है सर। ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 2024, मैं कहूंगा 2024 के लिए, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जरूर ज्वाइन करने के ऊपर आप ये कोड को यूज करिए PN Live और ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो 8585858585।
आपको काफी सारी मदद मिल जाएगी। बाकी हमारी फाउंडेशन बैचेस के अंदर आप जुड़िए, सीसेट की बैच के अंदर जुड़ सकते हो, इसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हो PN Live। अदर देन दिस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द लोन फैसिलिटी, इसमें भी आप ये नंबर के ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है अगर आपने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लिया। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो टेक द टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट 55 टेस्ट आपको करीबन 2000 रुपीज में पड़ रहा है, मतलब दैट इज एक्चुअली आई कैन से वेरी चीप एंड वेरी पीनट्स एज वेल, बट दिस इज वी वांट टू मेक इट स्टूडेंट फ्रेंडली, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। IRMS के लिए बैचेस है, और बाकी आपकी जो अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे लास्ट माइल गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़िए। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे करवाएंगे और आपको एक कटिंग एज देंगे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं पिछले क्लास के अंदर हमने किस तरह से मौर्यस को देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्यस ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया सर। ओके, अब सवाल ये था कि एम्पायर को कैसे चलाया जाएगा सर, है ना, समझे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों के तीनों राजा के रूप में एस्टेब्लिश तो हुए, बट सवाल ये है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। मौर्यस में कौन कौन व्यक्ति थे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे की जो पूरी कहानी है उसको थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यस यूज्ड टू वर्क एंड व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर। ठीक है ना, तो हम लोग बेसिकली आज के क्लास में मौर्यस की सीधी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही चले जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में समझेंगे तो कैसे इनकी कहानी चलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली अर्थशास्त्र का क्या कहना है, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, और साथों साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, और फाइनली वी विल ट्राई टू सी कि कैसे मौर्यस का डिक्लाइन हुआ, कैसे मौर्यस का पतन हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे सर। ठीक है, तो लेट अस गो टू दिस पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चले जाते हैं, सो दैट हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, एंड वी कम टू नो अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए कि मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन की जो कहानी है आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे चल रही है, और मौर्यस में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी सर। ओके, तो किताब में ये लिखा गया है कि मौर्य की स्टेट, मौर्य की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं सर। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए हमको बेसिकली कोई ना कोई ऑफिशियल तो चाहिए सर। ठीक है ना, समझे। सो टू रन द स्टेट, ओके ना, समझे, हमको ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए होगा सर। ठीक है ना, समझे, कि हाउ टू रन द स्टेट, है ना, स्टेट को कैसे चलाना है, उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होगा। तो ये पूरा का पूरा मौर्य का इतना बड़ा एम्पायर था, उसको चलाने के लिए जो ऑफिशियल्स थे इनके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? अर्थशास्त्र में। अब आप पूछोगे कि अर्थशास्त्र क्या है सर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इज ए बुक दैट इज रिटन बाय कौटिल्य सर, है ना, कौटिल्य के द्वारा उस कंटेक्स्ट के अंदर लिखी गई थी। ये बुक एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि ये वो पीरियड था जहां वी विल सी कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आ रही थी, क्योंकि धनानंद का शासन ठीक नहीं चल रहा था, भारत में विदेशी आक्रमण होने की शक्यता थी, सिकंदर भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए कौटिल्य ने बेसिकली एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि भाई देखिए, मैं रहूं कि ना रहूं, वेदर आई एम अलाइव और नॉट, है ना, आई माइट बी पासिंग अवे वेरी सून एज वेल, ओके, बट आई वांट द किंग्स ऑफ द मगध। मैं चाहता हूं कि मगध के जो राजा लोग हैं, मगध के जो एम्पायर बिल्डर्स है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इस तरह से मोल्ड अप कर दे। दे ट्राई टू मोल्ड अप द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी फाउंडेशन रखी गई है सर। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य ने बताया है कि कैसे आपको इकोनॉमी को सबसे स्ट्रॉन्ग करना है तो ही आपका एम्पायर बिल्डअप होगा सर। ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि कौटिल्य का एक स्लोगन आपको बहुत ही फेमस देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कोश मूलो दंड सर। ठीक है ना, समझे। कोश मूलो दंड का मतलब क्या होता है सर। ठीक है ना, समझे। कोश मूलो दंड का मतलब ये होता है कि अगर आप बेसिकली अपने राजकोष को बड़ा नहीं करोगे तो आपकी सेना भी बड़ी नहीं होगी सर। ठीक है ना, ये भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी स्लोगन है आज की तारीख के अंदर। बाय द वे, अगर आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोल दो, उनका लोगो देख लो, तो आपको अशोक के एम्बलम के साथ साथ, है ना, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो एम्बलम है हमारा सर, ठीक है, 3 लायंस वाला, उसके नीचे आपको कोश मूलो दंड लिखने को मिलेगा सर। ठीक है, ये कोश मूलो दंड मूलतः से इसी फिलॉसफी को दर्शाता है, ये इसी फलसफे को दर्शाता है कि इफ यू वांट टू मेक अ ग्रेट नेशन, इफ यू वांट टू मेक अ ग्रेट आर्मी, इफ यू वांट टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर, अगर सेना इनफैक्ट अगर आपको बड़ी करनी है तो आपको उसके लिए पहले क्या चाहिए? अर्थव्यवस्था अच्छी चाहिए। कौटिल्य का यही सिद्धांत था जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात करते हैं, और कौटिल्य बहुत क्लियर कट कहते हैं कि ग्रेट इकोनॉमी मेक्स ग्रेट एम्पायर्स। ठीक है ना, समझे, कि आप इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करिए कि अगर आप अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रखोगे तो आपकी एम्पायर बिल्डिंग ठीक नहीं होगी, क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग के लिए आपको इंसान चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग चाहिए, एम्पायर बिल्डिंग के अंदर आपको आर्मी चाहिए,
you need forces to control the law and order, you need persons to control the revenue. पर बेसिकली ये सब के लिए आपको अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, आपकी आर्थिक हालत ठीक करनी पड़ेगी, आपको रेवेन्यू बेस ठीक करना पड़ेगा, आपको अपने टैक्सेस को ठीक करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है। इसी बेसिस के रूप में आप रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि आपकी इकोनॉमी ग्रेट नहीं होगी। इकोनॉमी का ग्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपका डाउनफॉल हो जाएगा। दिस विल लीड टू द डाउनफॉल। ओके, तो ये जो डाउनफॉल का पूरा जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के बेसिस के रूप में वी विल सी कि कौटिल्य ने बेसिकली अपने सिद्धांत दिए और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, इफ यू वांट टू रन द स्टेट, इफ यू वांट टू रन द एम्पायर, इफ यू वांट टू रन द इकोनॉमी, अगर आप पॉलिटिकली सबसे बलवान और सक्षम पूर्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। मेगास्थनीज ने भी ये चीज अपनी किताब इंडिका के अंदर भी लिखी है कि मौर्यस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था, पर मेगास्थनीज से ज्यादा डिटेल हमको अर्थशास्त्र के अंदर से मिलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था। वो प्रिस्क्रिप्शन जिसके आधार के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि मौर्यस की इकोनॉमी कैसे चलने वाली है और अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास के अंदर चर्चा वही करेंगे कि कैसे मौर्यन इकोनॉमी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन स्टेट का जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ, उसमें कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे और वो किस घटना के आधारित होता है सर, है ना। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौटिल्य किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट के अंदर से सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि कौटिल्य बताते हैं दैट द मौर्यन स्टेट वाज द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस एंड द रेवेन्यू इन द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सर। ओके, तो मौर्य के स्टेट का जो रोल था वो स्टेट के रोल के अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला था कि भाई टैक्सेस कलेक्ट करो सर, है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन करो, और तीसरा अगर आप देखोगे न्याय व्यवस्था के साथ ठीक ठाक करके सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो सर। ठीक है ना, समझे। सो एनी काइंड ऑफ स्टेट, एक्चुअली आज की तारीख में भी यही तीन चीजें आपके लिए प्राइमरीली होती है कि लॉ एंड ऑर्डर दो, नागरिकों की सुरक्षा करो, वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ नुकसान ना हो, कोई विदेशी या आक्रमण ना हो, उनकी आर्थिक संपत्ति को कोई डैमेज ना करे, उसका काम करो सर, है ना। तो स्टेट का एक प्राइमरी काम ही आपको ये देखने को मिलता है सर। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो न्याय व्यवस्था ठीक करो। न्याय व्यवस्था कैसे ठीक करेंगे कि आप यहाँ पे एक जुडिशियल सिस्टम बना दो। तो कौटिल्य ने जुडिशियल सिस्टम के बारे में भी लिखा है कि न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट करिए, आर्मी मैन की अपॉइंटमेंट करिए, जुडिशरी के अंदर दंड नायकों की अपॉइंटमेंट करिए। दंड नायक वर एक्चुअली दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व इनटू जुडिशियल फंक्शंस एज वेल सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग चाहिए। इनफैक्ट इन सबको बेसिकली हायर करने के लिए आपको इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी तो ठीक है पर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो क्या करोगे सर। ठीक है, तो कौटिल्य ने बेसिकली एक थियरी दी है जिसे हम लोग कहते हैं सप्तांग थियरी सर, है ना। आप हमारे प्लस क्लासेस के अंदर आना तो मैं आपको शांति से पढ़ाऊंगा कि सप्तांग क्या है। सप्तांग इज नोन एज द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सर, है ना। राज्य के 7 अंग होते हैं, कोई भी राज्य होता है उसके 7 अंग होते हैं। उसमें राजा होता है, उसमें मंत्री होते हैं, उसमें अमात्यज होते हैं, इसमें बल होता है, इसमें दुर्ग होते हैं, इसमें मित्र होता है, इसमें कोष भी होता है। कोष का मतलब है इकोनॉमी होता है सर। ठीक है, इसमें आपके सचिव भी इसका एक इंटीग्रल पार्ट आपको मिल जाएंगे, इसमें अमात्यज भी मिल जाएंगे सर। ठीक है, और कौटिल्य का ये मानना था कि ये सबके सब ऑर्गन्स मिलकर अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की निर्माण करवाते हैं। अब कौटिल्य बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करेंगे तो उनका यह मानना था कि स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सर। ठीक है, और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि मौर्यस के स्टेट के बारे में हमको जानकारी मिलती है बेस्ड ऑन द कौटिल्यस बुक, कौटिल्य की किताब के ऊपर से, जिनका नाम है अर्थशास्त्र। साथों साथ अशोक के एडिक्ट्स के ऊपर से, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं उसके अंदर से भी मिलेंगे सर। ठीक है, अब क्या क्या चीजें मौर्यस के बारे में आपको पूछी जा सकती है कि मौर्यस का स्टेट कैसा था, क्या ये सेंट्रलाइज स्टेट था और क्या डिसेंट्रलाइज स्टेट था। मौर्यस के स्टेट के ऊपर हम लोग जो भी ओपिनियन बना रहे हैं वो ओपिनियन कैसे बनते हैं सर। ठीक है, सो द ओपिनियन ऑन एनी काइंड ऑफ द स्टेटहुड ऑफ द मौर्यस, मौर्यस का जो पूर्ण रूप से जो पूरा का पूरा स्टेटहुड था उसके ऊपर ओपिनियन बनते हैं बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस। हमने जो भी इंस्क्रिप्शंस देखे उसके ऊपर से हम लोग बना सकते हैं। दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जो भी किताबें हैं जैसे अर्थशास्त्र है या मेगास्थनीज की इंडिका है, इसके ऊपर से भी हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है सर। ठीक है, वी विल ऑल्सो सी कि यहाँ पे हमको ये भी जानकारी मिलती है कि इनके अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं था, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमको कैसे पता चला कि बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शंस, बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, बेस्ड ऑन दी अशोकास एडिक्ट, हमको ये भी जानकारी मिलती है कि मौर्यन स्टेट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी था सर। ठीक है, तो इनिशियली काफी लोगों का मानना था कि एक सेंट्रलाइज स्टेट था। आज की तारीख के अंदर हम लोग को ये जानकारी मिल रही है कि भाई इतने बड़े स्टेट को चलाना सेंट्रलाइजेशन के रूप में पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट इनके यहाँ 4-4 कैपिटल्स हुआ करते थे।
सो यू माइट बी अवेयर अबाउट तक्षशिला। तक्षशिला यूज्ड टू बी द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, है ना, प्रोविंशियल कैपिटल था। आप देखोगे उज्जैन करके एक जगह देखने को मिलती है सर, है ना, यहाँ पे कहीं पे मैंने अभी आपको मैप दिखा रहा था सर, ठीक है, उज्जैन करके जगह देखने को मिलेगी। उज्जैन एक ऐसा सेंटर के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलता है, दैट वाज अ सेंटर जो अवंती पथ या बेसिकली आप देखोगे वेस्टर्न इंडिया के कैपिटल के रूप में आपको मिलता है। आपको तोशाली करके एक जगह देखने को मिलेगी जो कलिंग के अंदर आया हुआ है, दैट वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। आपको सुवर्णगिरी देखने को मिलती है, सुवर्णगिरी आज के दक्षिण में कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है, ये रहा सुवर्णगिरी सर, ओके। सुवर्णगिरी एक ऐसी जगह थी जो मौर्यस का साउदर्न कैपिटल हुआ करता था। अशोक खुद पाटलिपुत्र से रूल कर रहा है। तो कहने की बात मेरी ये है कि जब जब हम लोग मौर्यस को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल सिस्टम, तो हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि एक से अधिक इनके यहाँ पे कैपिटल सिस्टम हुआ करती थी सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि मौर्यस में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया किसके द्वारा जाता था, तो ये याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। सो द ब्यूरोक्रेसी सेटअप वाज अ हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स फ्रॉम विलेज टू द टाउन्स एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड द मेजर सिटीज सर, ठीक है ना, समझे। तो इनके यहाँ पूरी की पूरी हायरार्की थी, कैपिटल्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अलग अलग प्रकार के टाउन्स के अंदर और प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर भी सर, ठीक है। इनफैक्ट ये मौर्यों की ब्यूरोक्रेसी ही थी जो बेसिकली उस पीरियड के अंदर इनकी रेवेन्यू सिस्टम को बनाती है और अल्टीमेटली हमको ये पता चलता है कि टैक्सेस कलेक्शन का भी काम करती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी ब्यूरोक्रेसी को कैश में सैलरी दी जाती थी। किसमें? कैश में सैलरी दी जाती है। मतलब यह है कि मौर्य की ब्यूरोक्रेसी की खासियत आपको यह मिलेगी कि कौटिल्य ने कहा है कि किसी को लैंड मत दिया करिए, क्योंकि लैंड दोगे तो राजा की सोवरेनिटी पार्सल हो जाएगी, उसके अंदर से नए पावर सेंटर निकल के आएंगे। कौटिल्य बहुत ही क्लियर कट कहते हैं कि कैश में सैलरी दीजिए, ट्राई टू गिव द सैलरी इन द कैश फॉर्मेट। कैश फॉर्मेट में देने से दो फायदे होंगे, एक तो सैनिकों की लॉयल्टी आपके प्रति रहेगी, दूसरी बगावत होने की शक्यता बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि लोग है वो आपके लोग हैं और वो आपके प्रति वफादार हमेशा रहने की कोशिश भी करेंगे सर। खैर, तो ये भी एक इसकी खासियत आपको यहाँ से मिल जाती है और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि एक खासियत आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी वी विल ऑल्सो सी कि इनके यहाँ पे आर्मी भी बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट कुछ कुछ हिस्टोरियंस का और ऑथर का मानना है कि मौर्यस के बाद करीबन 5 या 6 लाख के आसपास की सेना थी। दे हैड आर्मी ऑफ अराउंड 5 to 6 लाख पीपल सर, ठीक है। खैर कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेटेड नंबर है, पर लाखे के आसपास तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कार्यकाल है भारतीय इतिहास में जहां सेना की बड़े बड़े फॉर्मेशन होने शुरू हो गए हैं सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इसी बेसिस के रूप में कैश में सैलरी देना इनके लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, क्योंकि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतनी बड़ी आर्मी को आप कैश में सैलरी दोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा सर। खैर, तो इसी बेसिस के रूप में वी विल सी दैट अर्थशास्त्र हमको नॉलेज देता है कि ये इतने बड़े एम्पायर को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। हाउ टू गवर्न दी एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे गवर्न करेंगे, गवर्नेंस का पूरा एस्पेक्ट जो हम लोग देखते हैं वो हमको यहाँ अर्थशास्त्र के द्वारा मिलता है सर, ठीक है। अब देखिए कि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र is a book that was actually written in the prescriptive format. Prescriptive format का मतलब ये है कि ये एक ओपिनियन दे रही है, राजा को ऑर्डर दे रही है, राजा को सलाह दे रही है कि राजा को कैसे स्टेट को चलाना चाहिए, हाउ द स्टेट शुड बी रन बाय द किंग सर, ठीक है। अर्थशास्त्र के बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये भी जानकारी मिलती है, वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस पार्ट की दैट द किंग इज बीइंग एडवोकेटेड, राजा को एडवोकेट किया जाता है कि भाई आप जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था में डूज एंड डोंट्स क्या क्या करने हैं। आपको जो सप्तांग की थियरी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ये कैसे 7 ऑर्गन्स को आपको चलाना है वो भी वी विल सी कि सप्तांग का बेसिस भी आपको अर्थशास्त्र के ऊपर से ही मिलता है सर, ठीक है। तो अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स थ्रू विच विल कम टू नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सिवाय अशोक के एडिक्ट्स भी हमको नॉलेज देते हैं और मेगास्थनीज की बुक इंडिका है वो भी हमको बताती है। अब सवाल यह था कि मौर्यस में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, किस प्रकार की डेवलपमेंट आपको यहां से मिलेगी सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सप्तांग का कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था सप्तांग का कंसेप्ट, याद रखना कि सप्तांग का कंसेप्ट कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। किसमें दिया गया था? अर्थशास्त्र में। उन्होंने 7 अंगों की बात की थी। He had talked about the 7 organs of the state, कि कोई भी स्टेट होता है उसके 7 अंग होते हैं, there are 7 parts, okay, जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो स्टेट है उसका मैन्यूवरिंग होता है, उसका गवर्नेंस होता है। उसमें मुख्य जो होता है वो है राजा होता है सर, ठीक है। ये सप्तांग की थियोरी के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, इन्होंने राजा की बात की है और ये बताया है कि राजा का क्या रोल है सर। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी द किंग सर, ठीक है ना, समझे। ही वाज द असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पुरोहित और द प्रीस्ट हु वाज द पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सेक्रेटरीज कॉल्ड एज महामत्यास। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं सर, ठीक है ना। कौटिल्य ने यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप समझिए
तो बात की है विथ रेफरेंस टू दी हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताया है कि महामत्यस की अपॉइंटमेंट करिए। इनफैक्ट राजा के साथ सबसे बड़ी कोई ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये अमात्यस थे या इन्हीं को ही महामत्यस कहते थे। Amatyas were actually the bureaucrats. They were the civil servant of the Mauryan state. They were the ones who actually running the state of the Mauryas. Okay, Amatyas वो लोग थे जो मौर्यन स्टेट को चलाते थे, मौर्यन इकोनॉमी को चलाते थे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, मौर्य में लॉ एंड ऑर्डर को चलाते थे। वो उस पीरियड के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, ऐसे काफी सारे हिस्टोरियंस का मानना भी है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि इनकी एग्जाम ली जाती थी कौटिल्य के द्वारा। Kautilya has categorically actually informed the people precisely, और उनको ये बताने की कोशिश की गई है कौटिल्य के द्वारा कि आपको कैसे इनफैक्ट है ना इसको चलाना है, हाउ यू आर सपोज टू रन इट। ओके ना, तो ये फंक्शनिंग के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अमात्यस की स्टोरी आपको मिलती है। कौटिल्य अमात्यस को रिक्रूट करने के लिए अलग अलग टेस्ट की बात करते हैं, भयोपद शुद्ध, कामोपद शुद्ध, अर्थोपद शुद्ध, सर है ना, कि कोई भी इनफैक्ट अधिकारी है अगर उसको अमात्य के रूप में अपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे सर। ओके, तो अमात्य के रूप में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट निकला है तो उसका कामोपद या अर्थोपद शुद्ध कर दिया जाए सर, ठीक है, कि वो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार नहीं करता है तो देखना पड़ेगा। अमात्यस वैसे होते हैं जो फियरलेस होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर सर, ठीक है। तो कौटिल्य बताने की कोशिश करता है कि दे शुड हैव भयोपद शुद्ध सर, ठीक है, वो भय से परे होने चाहिए सर, है ना। ऐसे लोग हैं जिनको फियर, क्योंकि आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो भय में रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक का वेलफेयर का काम नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो नुकसान ही है जनता के लिए, शासन के लिए, पब्लिक के लिए सर, ठीक है। तो उसकी बात की जाएगी। इसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि कौटिल्य विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट भयोपद शुद्ध, कामोपद, कामोपद शुद्ध सर, ठीक है। कामोपद का मतलब है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, अगर वो बेसिकली सत्ता के अंदर रहते हुए भी अगर कुछ उल्टा सुल्टा कर रहा है तो गलत नहीं है, उसकी आचरण ठीक होनी चाहिए, इनफैक्ट कुछ गलती कर रहा है शारीरिक रूप से उसकी आचरण ठीक नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है सर, ठीक है। काफी लोग इनफैक्ट आप देखोगे तो इससे चीजों के कारण फंस जाता है और अल्टीमेटली इसके लिए स्टेट को बहुत बड़ा एक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो कौटिल्य बताते हैं कि अमात्यस की क्या इंपॉर्टेंस है। राजा को स्वामी के रूप में कंसीडर किया गया है, वो न्याय के देवता के रूप में कंसीडर किए गए हैं। कौटिल्य राजा के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि राजा को क्या कार्य करना चाहिए, राजा को किन परिस्थिति में रहना चाहिए, राजा को किन परिस्थिति में शासन चलाना चाहिए और राजा कहां से आना चाहिए सर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि राजा की खुशी उसी में ही है जहां प्रजा की खुशी हो। अगर प्रजा असमर्थ है, अगर प्रजा खुश नहीं है तो राजा भी कभी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रजा नाखुश होने का मतलब है कि आपके यहाँ विद्रोह हो जाएगा। प्रजा नाखुश उसका मतलब यह है कि आपके यहाँ परिस्थिति आपके काबू के बाहर है। प्रजा नाखुश उसका मतलब है कि आपकी जो नीतियां है वो पब्लिक तक ठीक से नहीं पहुंच रही है या आपकी नीतियों का जो है वो विरोध होना शुरू हो गया है। तो कौटिल्य इसके लिए राजा के लिए एक सलाह देते हैं कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द ड्यूटीज दैट इज टू बी फॉलोड बाय द किंग सर, ठीक है। और ये धर्म का मतलब है ड्यूटीज, आपकी ऑब्लिगेशन। दिस ऑब्लिगेशंस आर विथ रिस्पेक्ट टू द पीपल, दिस ऑब्लिगेशंस आर विथ रिस्पेक्ट टू द मासेस हुम यू आर गवर्निंग। आपके विषयों को लेके ये है सर। खैर, तो सबसे पहले आपको अधिकारी के रूप में वी विल कम टू नो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये दिखेंगे सर। इसके सिवाय आपको कौटिल्य ने बताया है कि इनके 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे सर, ठीक है। ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की कि दिस 4 सेंटर्स वर एक्चुअली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। तो वी विल सी कि इनके यहाँ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सेंटर्स हुआ करते थे। तो एक तोशाली में हुआ करता था, तोशाली इज नथिंग बट द कलिंग। एक आपको सुवर्णगिरी में देखने को मिलेगा। सुवर्णगिरी कहाँ पे है? सुवर्णगिरी इज एक्चुअली इन द कर्नाटका सर, ठीक है। एक आपको अवंती के अंदर देखने को मिलता है, अवंती इज इन दी सेंट्रल इंडिया। एक आपको तक्षशिला के अंदर देखने को मिलेगा, तक्षशिला इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और एक आपको पाटलिपुत्र के अंदर ही मिल जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र यूज्ड टू बी द कैपिटल जहां से राजा खुद बैठ रहा है। तो इनके 4 कैपिटल्स से, ये चारों के चारों कैपिटल्स के थ्रू इनका गवर्नेंस आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो लिखा गया है दैट द रीजन ऑफ पाटलिपुत्र वाज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली, उसके सीधा सीधा शासन आपको देखने को मिलता है। The rest of the empire was divided into 4 provinces based at सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी is a place जो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के अंदर है। उज्जैन है वो अवंती में है, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में, और तोशाली उड़ीसा के अंदर है। अब मजे की बात आपको ये देखने को मिलती है कि कौटिल्य ने बताया है कि आपको गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। ये गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए हमको ये पता चलता है कि युवराजों को या कुमारों को अपॉइंट किया जाता था सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि सर्टेन युवराज और सर्टेन कुमार्स वर अपॉइंटेड, ओके।
तो दिस आर ऑल्सो द टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर दी सिनोनिम्स प्रिसाइसली व्हेन इट कम्स टू दी ऑफिशियल्स दैट वर मेंशन सर, ठीक है ना समझे। तो ये भी हमको यहाँ से पता होनी चाहिए कि कहानी क्या है। अब सवाल ये था कि इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो पैसा तो चाहिए होगा चलाने के लिए। मैंने आपको बताया है कि मौर्यस तो कैश में सैलरी देते थे, इनके पास 5 लाख से अधिक से बड़ी ब्यूरोक्रेसी और सेना हुआ करती थी। अगर उसको कैश में सैलरी देनी है तो यू नीड मनी फॉर दैट सर। पैसा कहाँ से आता था, हाउ दे यूज्ड टू गेट द मनी? मनी आता था फ्रॉम द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें एक कलेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था सामर्थ। आप देखोगे आज की तारीख के अंदर भी वी विल सी इवन इन द प्रेजेंट डे, आप बिहार चले जाओगे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ समहर्ता देखने को मिलेगा। समहर्ता या बेसिकली द रेवेन्यू ऑफिशियल्स और द कलेक्टर्स, ही वाज द चीफ ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, और इनकी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि पैसा कलेक्ट करके देके आए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो ही वाज आल्सो द इंचार्ज ऑफ द एक्सचेकर, और इनकी बेसिकली खासियत ये थी कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मिलेंगे। इनका कामकाज याद रखना कि प्रोविंसेस को ध्यान रखना था, फोर्टिफाइड टाउन्स को, माइंस, फॉरेस्ट ट्रूस्ट और बाकी सारे ऐसे कोई भी एरिया जहां से पैसा कमाया जा सकता है। So any area that is a income of earning, there any area that is a source of earning, उन सब के गवर्नेंस के लिए, उन सब के प्रशासन के रूप में अगर आप देखोगे तो शासन चलाने के लिए सामर्थ्य का उपयोग आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो ये सामर्थ्य की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, यू विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सामर्थ्य which was actually being we can say prescribed, ये भी एक आपको एक इंपॉर्टेंट मिल जाता है सर, ठीक है ना समझे। बाकी आपको राजकोष के अध्यक्ष के रूप में ट्रेजरर्स देखने को मिलते हैं, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट वाले लोग देखने को मिलेंगे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे सर, ठीक है ना समझे। तो इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि मौर्यन स्टेट के अंदर एक पूरी की पूरी हायरार्की थी, ये हायरार्की को लोकल एरियाज में भी लागू किया गया था। तो किताब में भी यही लिखा गया, इन ईच रीजन द रेवेन्यू एंड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द मौर्यन स्टेट वाज रेप्लिकेटेड टू अचीव अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब ये है कि इनके 4 कैपिटल थे सर, ओके। अब हर एक के चारों कैपिटल में अवंती, सुवर्णगिरी, तोशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इसमें यही की यही सिस्टम लागू की गई होगी सर। जो सिस्टम पाटलिपुत्र में है वही सिस्टम आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगी अवंती में भी। जो सिस्टम अवंती में है वही की वही सेम ऑलमोस्ट प्रकार की सिस्टम आपको सुवर्णगिरी के अंदर भी मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इससे होता क्या था कि दे वर एबल टू कम अप विद अ यूनिफॉर्म सिस्टम, जिसकी मेथोडोलॉजी के द्वारा दे वर एबल टू गवर्न इन अ वेरी इफेक्टिव वे, और थोड़ा अच्छी तरह से गवर्नेंस सिस्टम भी इनका हो जाता है सर, ठीक है ना समझे। तो इसी बेसिस के रूप में इनकी पूरी हायरार्की चलती है। ये हायरार्की में एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। इसके सिवाय मौर्यस के लिए हमको ये पता चलता है कि दे हैड अ वेरी इलॉबरेट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल सर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे एक ऑफिशियल की बात की गई है जिसका नाम है स्थानिका। स्थानिका वाज एक्चुअली द लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, है ना। यहाँ आपको प्रादेशिका करके भी ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, आपको रजुका और युक्ता करके भी ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। वाइल ऑफिशियल्स एज गोपास वर नोन एज दी इंचार्ज ऑफ 5 to 10 विलेजेस, मतलब 5 से 10 विलेजेस के बीच में जो एक व्यक्ति बेसिकली विलेज को एडमिनिस्टर कर रहा है उसको गोपा कहते हैं। अब आपको लगेगा कि मास्टर ये सब फैक्ट्स क्यों करवा रहा है, तो ये सब होते हैं कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब जब हम लोग हिस्ट्री के अंदर देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस के पेपर, तो ये कीवर्ड सेंट्रिक सवाल बहुत आते हैं। तो वी शुड नो कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कीवर्ड्स जिसके थ्रू वी विल सी कि मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। इनफैक्ट इनके शहरों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको नागरिक कहते हैं सर, ठीक है ना, या नगरिका कहते हैं। नगरिका बेसिकली जो नगर का अध्यक्ष है, जो नगर का संचालन कर रहा है, जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है। विलेजेस वर सेमी ऑटोनोमस एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ग्रामीणीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है ना। अब आपको ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग यूपीएससी पूछेगा कि ग्रामीणी की अपॉइंटमेंट कौन करता था। ग्रामीणीज की अपॉइंटमेंट के अंदर क्या राजा का रोल प्ले था या गांव के मुखियाओं का रोल प्ले था, क्योंकि इसमें मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। विलेज के एल्डर कम्युनिटी के लोग थे वो भी ग्रामीणी की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। द एल्डर कम्युनिटी ऑफ द विलेजेस आर आल्सो अपॉइंटिंग द ग्रामीणीज। वी विल आल्सो सी साइमल्टेनियसली द ग्रामीणीज वर अपॉइंटेड बाय द किंग हिमसेल्फ, है ना। तो राजा भी कर रहा था। तो इसी बेसिस के रूप में हम लोग को ये पता चलता है कि इतनी बड़ी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसके थ्रू इनकी सिस्टम चलती है। तो सामर्थ्य, रजुका, युक्ता,
प्रादेशिक, गोपा, स्थानिक, ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल आ सकता है, आपको आइडिया रहना चाहिए। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की, इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, मजाक मजाक के चक्कर में आपने सेना बढ़ की दी और उसके बाद यहाँ पे भेजा और सेना को बेसिकली आपने कह दिया कि यहाँ पे डोमिनेट करिए। अब सवाल ये था कि पैसों के बिना तो सब अधूरा है सर, है ना। विदाउट मनी यू वोंट बी एबल टू रन द स्टेट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। मौर्य स्टेट की भी आपको ये खासियत मिलेगी कि मौर्यन स्टेट विल आल्सो बी फोकसिंग ऑन दी इकोनॉमी सर, है ना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्य स्टेट को भी ये चीज पता थी कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन्होंने रेवेन्यू बेस को डाइवर्सिफाई किया। जैसे आज की तारीख में आपने देखा होगा कि हम लोग जीएसटी लेते हैं सर, है ना। व्हाई वी टेक जीएसटी। जीएसटी लेने का इंटेंशन यही है कि भाई हमारे इकोनॉमिक टैक्स बेस को डाइवर्सिफाई किया जाए। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों के अंदर जीएसटी आज की तारीख में इंक्लूड किया गया। उसके पीछे का कारण ये है कि सरकार को रेवेन्यू का बेस मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू के सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे और उतनी ही सोर्सेज जितने डाइवर्सिफाई होंगे इतनी सरकार को इनकम होगी, जिससे अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पब्लिक वेलफेयर है वो भी उससे फुलफिल हो पाएगा सर, ठीक है ना, समझे। सो द अर्थशास्त्र रेकमेंड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग विथ वेयरहाउसेस टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रेगुलेट मार्केट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सर, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू का सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर से लाइए सर, ठीक है। अब यूपीएससी सीधे सीधे यहां से सवाल आएगा कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर स्टेट कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितनी स्टेट की शेयर होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र ने बताया है कि 1/6 शुड बी द शेयर ऑफ द स्टेट, ओके। स्टेट की कितनी शेयर होनी चाहिए, 1/6, छठा भाग सर, ओके। छठे भाग तक अगर स्टेट का शेयर होगा तो ठीक रहेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। कुछ कुछ एरियाज में हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि 1/4 के आसपास इनका शेयर हुआ करता था, जिसके थ्रू दे वर एबल टू रन द स्टेट एंड इकोनॉमी एज वेल सर, ठीक है। अदर टैक्सेस इंक्लूडेड द टैक्सेस ऑन लैंड, ऑन द इरिगेशन इफ द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, टैक्सेस ऑन द अर्बन हाउसेस, कस्टम्स एंड टोल्स ऑफ द गुड प्रोवाइडेड फॉर ट्रेड एंड प्रॉफिट फ्रॉम कॉइनेज एंड अदर ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। मतलब आप देखने की कोशिश करिए कितना सारा डाइवर्सिफिकेशन था। अब सवाल ये था कि लैंड के ऊपर तो टैक्सेस लिए जाते थे, एक टैक्सेस का प्रकार था वो था इरिगेशन। अब आप देखने की कोशिश करें इरिगेशन के ऊपर से टैक्सेस क्यों थे, क्योंकि मौर्यन स्टेट पानी सप्लाई करके देता था, कैनॉल्स बनाई थी इन्होंने, डैम्स बनाए थे कहीं कहीं पे जगह के ऊपर। तो जहां जहां बेसिकली स्टेट वाटर सप्लाई देगा तो किसानों को कहेगा कि भाई देखो हमने तुमको कैनॉल बना के दिया है, हमने तुमको पानी पहुंचाया है, तो तुमको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा सर, ठीक है। टैक्सेस ऑन दी अर्बन हाउसेस, आप शहरों के अंदर रह रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टम एंड टोल्स, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आज की तारीख में अब तो जीएसटी आ गया है, पर पहले अगर आपने देखोगा कि इंटरनल बहुत सारी ड्यूटीज थी, हर एक राज्य सरकारें पैसा कलेक्ट करती थी, इवन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस यूज्ड टू कलेक्ट द मनी इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्ट्रॉय सिस्टम, है ना। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर से यहाँ से देखने को मिलती है, तो बहुत खासियत थी। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रकार के ऑपरेशन को मोनोपोलाइज करती थी। ये मोनोपोलाइजेशन करने का इंटेंशन यही था कि वहां से पैसा कमाया जाए। जैसे आज की तारीख में भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार कुछ कुछ एरियाज को अभी भी मोनोपोलाइज करके रखी है, वो कहीं बाहर वाले को अलाउ नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है कि भाई आप आइए यहाँ पे सेटल होइए और अल्टीमेटली, है ना, कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बिजनेस जो है उसको चलाइए सर, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है। सो वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ लैंड्स दैट आर ओन्ड बाय द किंग्स, फॉरेस्ट, माइंस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट वाज अ मोनोपोली बाय द स्टेट एंड इट वाज आल्सो द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। अब देखिए कि राजा ने कहा कि भाई कुछ कुछ एरिया मेरे अंडर में होने चाहिए, जैसे सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्योंकि नमक उस पीरियड में भी इनफैक्ट मोनोपोली हुआ करती थी। नमक की मोनोपोली अंग्रेजों ने भी बनाई थी और अल्टीमेटली भारत का शोषण करने की कोशिश की थी सर, ठीक है। माइनिंग के ऊपर सरकार ने मोनोपोली रखी थी। क्यों मोनोपोली रखी थी माइनिंग के ऊपर, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इससे सबसे ज्यादा लाभ हो पाए। आज की तारीख में भी माइनिंग के ऊपर सरकार की मोनोपोली है सर। फॉरेस्ट के गुड्स, जंगल में मिलने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां, जंगल में मिलने वाले बहुत सारे लकड़े, इन सब का उपयोग करके भी स्टेट ने अपनी रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया है, क्योंकि उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हुए दे वर एबल टू मेक अप गुड अमाउंट ऑफ वी कैन से प्रोडक्शन एज वेल सर, ओके। तो इसी बेसिस के रूप में द स्टेट वाज एबल टू डाइवर्सिफाई। एग्रीकल्चर का काफी ठीक ठाक विकास हुआ। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने के कारण भी मौर्यन स्टेट बहुत आगे चलता है। अब देखिए मौर्यस में एग्रीकल्चर किस तरह से था, तो यहाँ पे वी विल फाइंड कि ये किताब में लिखा गया है कि द एग्रीकल्चर फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी सर, है ना। इट वाज द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट। मौर्यन स्टेट मूलतः से एग्रीकल्चर स्टेट था, नंबर 1 पॉइंट याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। और इसी बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिलती है कि उसने कॉन्ट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा दिया था
एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा दिया था। आज की तारीख में उल्टा है। आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख के अंदर हमको ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में तो अभी भी नंबर 1 होगा, पर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में उतना नहीं है सर, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी भारत में खेती आधारित है, पर उनका जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 12-13% के आसपास ही होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बाकी सारे सेक्टरों का विकास हो चुका है, तब नहीं था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये कहानी आपको मिलती है। अब एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी सर, ओके। तो ये मेगास्थनीज ने ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है, और मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका के अंदर ये बताने की कोशिश की है दैट द ग्रीक्स नोटेड विद द वंडर दैट द 2 क्रॉप्स कुड बी रेस्ड एन्युअली इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए मौर्यन स्टेट का एम्पायर कहां पे बना था, मगध में, पाटलिपुत्र में। आज का गंगा यमुना वाला जो दोआब का बेल्ट है, दैट इज वन ऑफ द फर्टाइल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दिखेगा। दुनिया के कोई भी इनफैक्ट आप फर्टाइल एरियाज में चले जाओ, इतना फर्टाइल एरिया आपको नहीं मिलता है जो यहाँ पे मिलता है। तो ऑब्वियस है कि 2 क्रॉप तो ऐसे ही नेचुरली हो जाएंगे, आपके पास इतना पानी है, लैंड की क्वालिटी अच्छी है, डिग्रेडेशन हुआ नहीं था उस पीरियड में, प्रदूषण उतना मिलता नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ये कहानी है। अब मेगास्थनीज ने क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर के बारे में देखी, अब देख लीजिए सर, ठीक है। तो बिसाइड फूड ग्रेन्स इंडिया ऑल्सो ग्रू कैश क्रॉप सच एज शुगर केन and cotton, which was described by Megasthenes as reed that produced honey and trees on which the wool grew sir, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हमने कैश क्रॉप भी उगाया है, ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर में कितना डाइवर्सिफिकेशन था। The fact that the agrarian sector could produce a substantial surplus was a major factor in the diversification of economy beyond subsistence to a commercial production। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, ये लाइन दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मौर्यस में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, ये अर्थव्यवस्था जिस तरह से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, ये डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का पॉसिबल हुआ है। अगर खेती में डाइवर्सिफिकेशन ना हुआ होता, इफ द एग्रीकल्चर वुड नॉट हैव डाइवर्सिफाइड, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड सर, ठीक है। अगर खेती में डाइवर्सिफिकेशन ना हुआ तो मौर्यन स्टेट इतना आगे ना जा पाता सर, ठीक है ना, समझे। बिकॉज देयर वाज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, because there was a diversification of agriculture, this led to the डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि खाने पीने की जो किल्लत थी, खाने पीने की जो प्रॉब्लम थी, उससे वो लोग दूर चले गए। अब उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि देखो खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, हमने खेती के अंदर काफी अच्छा खासा बना दिया है, नाउ वी कैन गो फॉर अदर सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। और इसी के बेसिस के रूप में इन्होंने बेसिकली क्राफ्ट एंड गुड्स और ट्रेड एंड कॉमर्स को बेसिकली काफी बड़ी मात्रा के अंदर डेवलप कराने की कोशिश की है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि मौर्यस के अंदर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होने शुरू हुए। अब जैसे कॉटन वाज एक्चुअली इंडिजिनस टू इंडिया सर, ओके ना, समझे। तो बिकॉज कॉटन वाज इंडिजिनस टू इंडिया, तो कॉटन से टेक्सटाइल्स बनती है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि कॉटन स्पिनिंग और कॉटन का वीविंग होता है, कपड़े बनाने की प्रक्रिया आपको मौर्यस के समय पे देखने को मिलेगी सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अलग अलग प्रकार के कॉटन के कपड़े भारत में बनने की शुरुआत होती है। तो ये लिखा है कि a great variety of cloth was produced in the country, ranging from coarse fabric used by the ordinary people of use to the very fine texture worn by the upper classes and the royalties, ठीक है। दो प्रकार के कपड़े पहने गए हैं, एक तो कोर्स है, बहुत ही मोटा कपड़ा था, और दूसरा आपको फाइन कपड़ा मिलता है। फाइन कपड़ा क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बारीक कपड़ा था, मलमल आपको देखने को मिलता है, बहुत ही हाई क्वालिटी आपको मिलेगी। वो कौन पहनता था? वो कॉमन मैन, अमीर लोग पहनते थे, तो उसकी जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। अर्थशास्त्र रिफर्स टू द रीजन्स प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल कॉल्ड एज द काशी, वंग, कामरूप एंड मदुरई एंड मेनी अदर्स। मतलब आप समझिए कि अर्थशास्त्र के अंदर हमको कुछ कुछ सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। ये सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के आधारित भी हम लोग ये जजमेंट लगा सकते हैं कि इनके यहाँ किस प्रकार की प्रोडक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ होगा सर, ठीक है। What could have been the type of production that the Mauryas had evolved into sir, okay। और ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। मतलब कौटिल्य को पता था कि मदुरई के अंदर सिल्क बनता है, उस पीरियड में आप देखोगे तो फाइन टेक्सटाइल बन रहा था। सिल्क प्रोडक्शन तो खैर थोड़ा बाद में आया भारत के अंदर मौर्यस के बाद, पर फाइन टेक्सटाइल बनने की शुरुआत आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। द क्लॉथ वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद द गोल्ड एंड सिल्वर वर्न बाय द किंग एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। मतलब सोने की वो कपड़े पहनते थे, अंदर अंदर जो उनकी तार चलती है, रेशम की तार चलेगी, आपको देखने को मिलेगी। सिल्क वॉज नोन एंड वॉज जनरली रिफर्ड टू द चाइनीज सिल्क विच ऑल्सो इंडिकेट द एक्सटेंसिव ट्रेड कैरिड आउट इन द मौर्यन एम्पायर। सिल्क पता था इनको थोड़ा बहुत, जो चाइना से आता था, क्योंकि भारत में उस पीरियड में बनना शुरू नहीं हुआ है, पर ग्रेजुअली भारत में भी बनने की शुरुआत होगी। इनफैक्ट ये सिल्क अगर चाइना से आ रहा है, मतलब ये है कि मौर्यन पीरियड के समय पे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि चाइना के साथ
थोड़ा बहुत व्यवहार भी शुरू हुआ होगा। सम काइंड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट वुड हैव टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू चाइना एज वेल सर। ठीक है, तो आप सोचिए कि मौर्यस के समय पे खाने की किल्लत खत्म हो गई थी, 2 क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे, लोगों को चिंता नहीं थी कि अब देखो खाने का प्रॉब्लम नहीं है तो व्यापार में और कुछ चीजों के अंदर बढ़ाते हैं। आज की तारीख में अगर मुझे ये प्रॉब्लम होता कि प्रतीक नायक तुमको खाना क्या मिलेगा, तो प्रतीक नायक अल्टीमेटली अगर खाने की किल्लत के अंदर जी रहा होगा तो वो पहला फोकस खाने का करेगा। आज बेसिकली हमारे यहाँ कंट्री के अंदर उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो मुझे खेती करने की खुद जरूरत नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई एम एबल टू फोकस ऑन माय अदर प्रोफेशन दैट इज टीचिंग सर। ठीक है ना, समझे, या द सोल प्रोफेशन, वरना तो मुझे खेती करनी पड़ती। आप भी ये लेक्चर नहीं देख रहे होते, आप भी अपने खेत के अंदर खेती कर रहे होते या किसी और के खेत में खेती कर रहे होते। रियलिटी तो यही है ना सर, इफ यू डू नॉट हैव फूड, अगर आपके पास खाना नहीं है तो कैसे आप मैनेज करोगे सर। ओके, तो ये कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है मौर्यस के अंदर से सर। ठीक है, तो मौर्यस में काफी सारे आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्रोथ हुआ, मल्टीपल आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा सर। ठीक है, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट के ग्रोथ के रूप में हमको ये पता चलता है कि आयरन का टूल्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बनता है। वी विल सी कि ये आयरन टूल्स के कारण भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए कि आयरन का टूल्स महाजन पदों के अंदर से ही बनना शुरू हुआ था सेकंड अर्बनाइजेशन के बाद। ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ आयरन प्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द मौर्यन एम्पायर सर। ठीक है, और इसी बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिलती है कि द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड अप, एग्रीकल्चर की प्रोसेस को काफी डेवलपमेंट होता है, कारपेंट्री की बहुत सारी चीजों के अंदर भी लोहे की वस्तु का उपयोग होगा, उसका भी ग्रोथ होने की शुरुआत होती है। वी विल फाइंड कि शिप बिल्डिंग से लेके अलग अलग प्रकार की बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, अलग अलग प्रकार की चैरियट्स बनाने की आपको मौर्यस के अंदर प्रोडक्शन देखने को मिलती है। इवन लकड़ों के घर भी बनते थे, आपको जान के हैरानी होगी, पर मौर्यस हैड एक्चुअली बिल्ट अप वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ दी वुडन पैलेस। इनके द्वारा लकड़ों का एक महल बनाया गया था सर। ठीक है, ये महल के द्वारा भी द मौर्यस वर एबल टू मेक अप गुड वी कैन से आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट, जो लकड़ों की इनकी इंडस्ट्री की खासियत में दर्शाता है। इनके यहाँ पे वी विल फाइंड कि स्टोन के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनते थे, जैसे कि मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनाए थे सर। ठीक है, ये अशोक स्तंभ है, उसकी एक छोटी रेप्लिका है सर। ओके, अशोक के द्वारा जो पिलर्स बनते हैं, अशोक की जो रेप्लिका हम लोग को देखने को मिलती है, ये रेप्लिका के ये अशोक के जो पिलर्स बनते थे वो पत्थर के बनते थे चुनार में सर। ठीक है, तो सांची चुनार, बेसिकली चुनार इज इन ईस्टर्न यूपी, मिर्जापुर के पास आपको मिलेगा। वहां पे भी अशोक के द्वारा वी डू कम टू नो दैट जो जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाए गए हैं और वो भी पिलर आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं सर। ठीक है, तो मौर्यन स्टेट ने काफी सारे क्राफ्ट को बढ़ा दिया था। कौटिल्य ने तो वहां तक लिखा था कि आर्टिजन को स्टेट पेट्रोनेज मिलनी चाहिए। द आर्टिजन शुड बी गिवन द स्टेट पेट्रोनेज। अगर कोई भी कारीगर है तो उसको स्टेट पेट्रोनेज दे दो। स्टेट पेट्रोनेज दोगे तो वो कभी भी आपसे दूर जाएगा नहीं, उसको प्रोटेक्शन दो, उसकी जो माल सामान बचती है उसके ऊपर से टैक्सेस लेना शुरू करो जो भी बनती है, और उसके टैक्सेस का मतलब है कि बेसिकली उसको प्रॉफिट के अंदर लेके आओ और अपने खुद के लिए बनाओ, स्टेट के लिए बनाओ सर, है ना। अगर कोई उसको परेशान करता है तो जो व्यक्ति परेशान करने वाला है उसको पनिश कर दो सर। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य वांटेड दैट द आर्टिजन क्लास शुड बी सेव्ड ऑफ, जिसके थ्रू पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमी चल रही थी सर, है ना। तो मौर्यस हैड अ गुड डेवलपमेंट ऑफ द रेवेन्यू एस्पेक्ट सर, है ना, और इन्होंने काफी सारी वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग किया। ये मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ चला गया सर। ठीक है ना, समझे। सो द मौर्यन स्टेट had constructed and they had produced a whole range of luxury goods including the jewelry, perfumes and carved ivory. There is evidence like many other products like drugs and medicines, pottery, dyes, gums were produced in the Mauryan Empire. ये important fact है, याद रखना कि कौन सी वस्तुओं का प्रोडक्शन मौर्यस के समय पे हुआ था सर। ठीक है, द इकोनॉमी हैड थस डेवलप्ड फार बियॉन्ड द सबसिस्टेंस प्रोडक्शन फ्रॉम टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ कमर्शियल प्रायर प्रोडक्शन. Craft were predominantly urban-based hereditary occupations and sons usually followed their fathers in the practice of various craft. Basically ये जितने भी क्राफ्ट बन रहे थे, आइवरी मेकिंग हो रही थी, हाथी दांत के ऊपर से चीजें बन रही थी। बेसिकली आप देखने की कोशिश करोगे गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज बन रही थी, वुड वर्क्स बन रहा था, शिप बिल्डिंग बन रहा था। शिप बिल्डिंग बनने का मतलब यह है कि मौर्यस के समय पे शिपिंग का यूज किया गया था। इनफैक्ट अशोक के समय पे हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि ये जो गंगा है आपका नेशनल वाटरवे 1 हम लोग कहते हैं, जो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक कनेक्टिविटी मिलती है सर। ओके, ये जो नेशनल वाटरवे 1 है वहां पे भी वी डू सी इंस्टेंसेस कि इनके द्वारा एक प्रकार की वी विल फाइंड की जो डेवलपमेंट है वो हुई थी, दैट इज विथ रेफरेंस टू
दी वी विल सी कि शिपिंग एंड द नेविगेशन, जिसे इनलैंड वाटरवे के रूप में भी पहचानते हैं सर। खैर, तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है। क्राफ्टमैन के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक में लिखी गई है। क्राफ्टमैन वर्क प्राइमरी एज एन इंडिविजुअल दो द रॉयल वर्कशॉप फॉर द प्रोडक्शन एंड अदर प्रोड्यूसिंग ऑल्सो यूज टू एग्जिस्ट। मतलब राजा के द्वारा खुद के कारखाने बनते हैं। मिडीवल इंडिया के अंदर भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अशोक के द्वारा, अकबर के द्वारा भी कारखाना बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी बनाया गया था, मौर्यस के द्वारा भी बनाया गया है। ईच क्राफ्ट हैड अ लीडर कॉल्ड एज प्रमुख or a Jeth is called as the Jest, the elder one, and was organized in a guild so that the institutional identity superseded the individual in the craft production। अब देखिए कि आपको मिडिवल या एंशिएंट इंडिया के इस पीरियड के अंदर श्रेणीज का बहुत आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। श्रेणीज वर एक्चुअली द मर्चेंट एसोसिएशन और द मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और द ट्रेडर्स एसोसिएशन दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट। ओके, मौर्य पीरियड के समय पे या महाजन पद के पीरियड के समय पे आपको गिल्ड और श्रेणीज का इंपॉर्टेंस मिल जाता है। ये श्रेणी या गिल्ड बेसिकली ऐसी प्रकार की संस्था थी जहां आर्टिजन्स इकट्ठे होकर जो भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको वहां पे सप्लाई उसके थ्रू करेंगे। मतलब व्यक्तिगत रूप में व्यापार नहीं होता था, श्रेणी के रूप में होता था। जैसे ये पेंसिल बनाने की श्रेणी अलग होगी, ये पिलर बनाने की श्रेणी अलग होगी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि रिमोट बनाने वाली एक अलग से श्रेणी होगी सर, ठीक है। और सबके अपने नियम होते थे, सबके अपने अपने कायदे कानून होते थे, सबकी अपनी अपनी हायरार्की होती थी जिसके थ्रू इनका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्ट्रक्चर चलता था। तो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली ये गिल्ड इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। गिल्ड के पास मनी लैंडिंग करने के अधिकार थे और हमको ये पता चलता है कि ये ऑटोनॉमस काम करते थे। इनके खुद के कॉइन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मौर्य पीरियड के समय पे मौर्यन स्टेट खुद के तो कॉइन्स इशू करवा रहा था, साथों साथ हमको ये भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि गिल्ड्स भी अपने कॉइन्स इशू करवा रहे थे। और इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि मौर्य के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको मिल जाता है सर, ठीक है। एट टाइम्स कभी कभी गिल्ड के बीच में लड़ाई हो जाती थी, एक गिल्ड की दूसरे गिल्ड के साथ खटराग हो गई तो महाशेठी एक ऐसा ऑफिशियल आपको यहां से देखने को मिलेगा जो कहेगा कि भाई देखिए लड़ाई वड़ाई मत करिए, हमारे बीच में इंटरनल टसल करेंगे तो कोई और इसका लाभ लेके जाएगा सर, ओके। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि मौर्यस के समय पे काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट का परिणाम हमको ये मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा सर, ठीक है। तो अगर आप पहली लाइन देखोगे ये पैराग्राफ की लिखी गई है कि ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन trade takes place in the hierarchy of markets ranging from exchange of goods in villages markets between villages and the towns within a district across cities in long distance overland trade and across the border to the countries। मतलब ये है कि आपके पास खाना अच्छा आ गया, खाना अच्छा आया तो आपने फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान किया। मैन्युफैक्चरिंग में जब आपने सरप्लस क्रिएट किया तो उससे व्यापार होता है ना, तो एक साइकिल है सर, ठीक है ना, समझे। आपने जब फूड की अपनी जो क्राइसिस थी वो सॉल्व कर दी सर, ठीक है ना, समझे। और फूड में आप सेल्फ सफिशिएंट बन गए, आपको पता है कि अब दिक्कत नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए। मैन्युफैक्चरिंग में आपने सरप्लस किया तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो इससे अर्बनाइजेशन होगा, कल्चर का डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। तो मौर्यन स्टेट की ये खासियत आपको देखने को मिलती है। यू विल फाइंड दिस फीचर ऑफ द मौर्यन स्टेट थ्रू विच दे वर एबल टू डेवलप गुड नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर, ठीक है। इनफैक्ट इतना बड़ा एम्पायर था पर उसमें लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा था, आर्मी काफी अच्छी बना के रखी थी अशोक के द्वारा सर, ठीक है। तो उसको पता था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रखूंगा तो व्यापार ठीक नहीं होगा, इकोनॉमी ठीक नहीं चलेगी, तो उसका भी ध्यान रखा गया है सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि इनके द्वारा गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर अलग अलग नदियां थी, इसका उपयोग किया है। मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद से हल्दिया आज का नेशनल वाटरवे चलता है। नेशनल वाटरवे का सबसे पहला आपको उदाहरण देखने को मिलता है अशोक के समय पे भारत में सर, ठीक है। जब वी विल फाइंड कि गंगा के ऊपर आने वाली और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इन सब का उपयोग करते हुए द मौर्यस वर एबल टू क्रिएट अ गुड नेटवर्क्स, और इसके थ्रू बेसिकली इन्होंने रोडवेज का, हाईवेज का, वाटरवेज का सबका उपयोग किया है जिसके थ्रू इनका व्यापार बढ़ता है सर, ठीक है ना, समझे। सो द रोड्स कनेक्टिंग टू द नॉर्थ ईस्ट इन द मार्केट इन द साउथ ईस्ट एंड इन द साउथ वेस्ट पासिंग थ्रू द टाउन्स लाइक विदिशा एंड उज्जैन हेल्प्ड इन द कनेक्टिविटी। इनफैक्ट है ना, ये सेकंड अर्बनाइजेशन का पार्ट है। द नॉर्थ वेस्ट लिंक टू द एम्पायर इन द सेंट्रल एशिया एंड द वेस्ट एशिया। इनफैक्ट इस पीरियड में एक रूट चलता था जिसे हम लोग कहते हैं द उत्तर पथ सर, है ना। उत्तर पथ एक्चुअली वाज द रूट दैट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, इट इज टू गो टू तक्षशिला, और तक्षशिला से होते हुए वो सेंट्रल एशिया की तरफ चला जाता था सर, ठीक है। ये जो उत्तर पथ था, उत्तर पथ के आजू बाजू में आपको बहुत सारे सिटीज देखने को मिलेंगे। एक रूट आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पथ सर, ठीक है।
दक्षिण पथ अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया के थ्रू कनेक्ट करता था वाया दी रीजन ऑफ विदिशा, एंड उसके साथ उसकी एक लिंक गुजरात की तरफ भी चली जाती थी। इनफैक्ट मॉरियस के समय पे गुजरात से लेके बे ऑफ बंगाल की पूरे के पूरे रीजन्स को इन्होंने कैप्चर करके रखा था, उससे भी उनको काफी सारा व्यापार का लाभ होने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि इंटरनेशनल ट्रेड भी इनके समय पे देखने को मिलता है और ओवरऑल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा सर, ठीक है। सो ओवरसीज ट्रेड बाय द शिप्स वाज also known in the Buddhist Jataka tales refer to the long voyages undertaken by the merchants। मौर्य के समय पे भारत के बाहर फॉरेन ट्रेड भी हो रहा था। इनफैक्ट बड़ी मात्रा में ग्रीक्स आए थे, इजिप्शियंस आपको देखने को मिलेंगे, सीरियन ओरिजिन के लोग थे वेस्ट एशिया से, ये सब चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है। सी बॉर्न ट्रेड वाज कैरीड आउट विद द बर्मा एंड द मलय आर्किपेलागो एंड अलॉन्ग विद द श्रीलंका एज वेल। अब श्रीलंका के अंदर क्यों था? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी दोनों की अपॉइंटमेंट की थी और इनको भेजा गया था टू द साउथ ईस्ट एशिया सर, ठीक है। अशोक हैड सेंट हिज सन एंड डॉटर टू द साउथ ईस्ट एशिया एंड व्हेन ही हैड सेंट हिज सन एंड डॉटर टू द श्रीलंका सर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि भाई श्रीलंका के साथ हमारी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हुई थी इसी के द्वारा, इसी के बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यापार श्रीलंका के साथ भी हुआ होगा सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि छोटी छोटी बोट हुआ करती थी, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यापार काफी ठीक ठाक बढ़ता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब व्यापार कौन करता था वो नहीं पता है, पर आपको एक कारवा की ग्रुप देखने को मिलेगी। कारवा बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ बेसिकली मर्चेंट्स गोइंग इन अ वन प्लेस टू अदर प्लेस, ओके। ये कारवा के लीडर को महासरस्वहा कहते थे। क्या कहते थे? महासरस्वहा, या सारथी के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ बुलक कार्ट्स, ग्रुप ऑफ कैमल कार्ट्स, ग्रुप ऑफ हॉर्स कार्ट्स कमिंग टुगेदर, और इन सबको बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाया जाता था। ये कारवा ट्रेडिंग आपको यहां से देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है। कभी कभी डेंजरस रोड्स आपको मिलते हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट इनके द्वारा वी विल फाइंड कि काफी सारे टोल बूथ एस्टैब्लिश किए गए थे। ये टोल बूथ के द्वारा भी अपनी रेवेन्यू को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ इनके जो भी अर्बन मार्केट थे, ये अर्बन मार्केट के ऊपर भी ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट की थी, जिसके थ्रू स्टेट यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करता था। और इसी के कारण अर्थशास्त्र बताता है कि which are the areas through which we can collect the taxes, okay. The Arthashastra has a long list of the goods agriculture and manufactured which were traded in internal and foreign trade. This include textiles like woolens, silks, aromatic woods, animal skin and gems from various parts of the India, China and Sri Lanka। और इसी बेसिस के रूप में कौटिल्य ने कहा है कि भाई व्यापार बढ़ाओ, जितना व्यापार बढ़ोगे उतना पैसा मिलेगा। कोश मूलो दंड का सिद्धांत मिलता है। ग्रीक सोर्सेस कंफर्म दैट द ट्रेड लिंक्स विद द वेस्ट थ्रू द ग्रीक स्टेट्स टू द इजिप्ट। Indigo, ivory, tortoiseshell, pearls and perfumes are rare woods and were all exported to Egypt। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया से कौन सी वस्तु इजिप्ट में जाती थी, इंडिया से कौन सी वस्तु इंडिया में आती थी, मतलब वेस्टर्न एशिया से इंडिया की तरफ कौन सी आती थी। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। मौर्यन स्टेट के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, उसके पीछे का कारण खाली अकेला बार्टर नहीं है। अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपके यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा मीडियम हो जिसके थ्रू एक्सचेंजेस होती हैं। मौर्यस ने उस पीरियड के अंदर बेसिकली सिल्वर के कॉइन्स इशू किए थे। ये सिल्वर के कॉइन्स को कहते थे कर्षपणा, ये याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। मौर्यंस हैड इशूड द सिल्वर कॉइन्स एंड दिस सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड एज द कर्षपणा। ये कर्षपणा का लाभ उठाते हुए बेसिकली मौर्यस की पूरी इकोनॉमी चलती है। तो बार्टर सिस्टम में तो एक हद से ज्यादा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो पाएगा ना सर। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड समझ में आता होगा आपको सर, ठीक है। आपको बेसिकली कोई वस्तु चाहिए, है ना, से फॉर एग्जांपल आपको ये पेन चाहिए। अब आप कोई दुकानदार के पास गए, दुकानदार ये पेन बेच रहा था, आपने जाके दुकानदार को कह दिया कि मेरे को ये पेन दे दो। दुकानदार ने कहा कि पैसा दो। आपने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुर्सी है, मैं कुर्सी का मैन्युफैक्चरर हूँ, आई विल गिव यू चेयर्स। अब दुकानदार कहेगा कि मैं तुम्हारी कुर्सी लेके क्या करूंगा भाई, है ना, आई नीड मनी, अगर आप रोकड़ा दोगे तो मैं आपको सेट करके दे दूंगा। तो सारी भाषा में आपको मौर्यन स्टेट में ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि कॉइन्स इन्होंने इशू किए और इसके कारण इकोनॉमी का काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो बार्टर यूज टू एग्जिस्टेंस, ओके। मौर्यस में पणास और कर्षपण करके कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये कर्षपणा और पणा जो थे बेसिकली ये पंचमार कॉइन्स के प्रकार थे। इसके बेसिस के रूप में इन्होंने इकोनॉमी को मोनेटाइज करने की कोशिश की है। अब एग्जैक्ट मोनेटाइजेशन कितना हुआ था, कितनी क्वांटिटी का हुआ था, उसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग मौर्यन स्टेट को जब जज करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलता है कि प्राइमरी
मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी तीनों के तीनों सेक्टर के अंदर और टर्शियरी सेक्टर में मौर्यन स्टेट का ग्रोथ हुआ। यही स्टेट के बेसिस के रूप में मौर्यस वर एबल टू मेक अ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर, और इसी बिगेस्ट एम्पायर के बेसिस के रूप में वी विल सी कि इन्होंने रेवेन्यू और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाया है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स, जिसके थ्रू कौटिल्य बताने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू रन द स्टेट। ये स्टेट के अंदर उन्होंने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है, और बताया है कि किस तरह से हमको कोर्ट्स को गवर्न करना चाहिए और किस बेसिस के रूप में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलनी चाहिए सर। ठीक है, तो इसी आधार के ऊपर मौर्यस वर एबल टू मेक अप वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। और आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, लेट अस कीप दिस मच ओनली। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा तो हम लोग बेसिकली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। हम लोग मौर्यस के आर्ट एंड कल्चर में चले जाएंगे, और उसके बाद फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस एज वेल सर। ठीक है, कि मौर्यस का इतना बढ़िया एम्पायर था, ये कैसे पतन में आ गया सर, है ना, हाउ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस टुक प्लेस। हम लोग बेसिकली कल के क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ पे कल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे आर्ट एंड कल्चर का ग्रोथ होता है, और मौर्यन स्टेट अल्टीमेटली इतना बढ़िया था तो वो कैसे पतन में चला गया। तो आज यहाँ खत्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। और अगर आप मेरे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में जुड़ना चाहते हो, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो, तो आप जरूर से ये कोड यूज करिए PN Live, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ द डिस्काउंट एज वेल। और आप मेरे साथ सीधे सीधे कनेक्ट कर पाओगे, मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे लाइव क्लासेस के थ्रू, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा सर, है ना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।